आयोनिक का कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोगों को? आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे बेटा? आयोनिक में बेसिकली पीएच को हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना? चलो हम लोग इसका स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो थोड़ा ठीक से सुनना और समझना आयोनिक को। बट एक्चुअल में चैप्टर जो रहेगा वो काफी ज्यादा मतलब समझने में थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं इसको, हम लोग आयोनिक समझेंगे तो फोकस थोड़ा ठीक ठाक से रखना अपना इस चैप्टर में, टाइम पे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है? इधर उधर मत जाना। इसका न्यूमेरिकल्स जो होता है, फिर अगर तुम लोग ठीक ठाक से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना तो फॉर्मूला बेस्ड रहता है। फॉर्मूला अगर आप लोग ठीक ठाक से सही से समझोगे, सुनोगे कैसे इंप्लीमेंट करना है, कब करना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला हम लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेंगे, तब लोग समझ जाओगे कि हम लोगों को इसको कौन से वाले फॉर्मूले को कब कहाँ कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो आसान हो जाएगा फिर चैप्टर, ठीक है? बट आयोनिक इक्विलिब्रियम में कोई भी सब्सटेंस होता है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सब्सटेंस तो हम लोग जानते ही हो, सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हम लोगों के पास में क्या होता है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तुम लोग जानते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी चीज जिसका एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाए। कौन सा वाला सॉल्यूशन बेटा? एक्वस, है ना? अगर कोई भी सब्सटेंस का एक्वा सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, सबको पता है ऐसा कहानी। और अगर किसी भी सॉल्यूशन किसी भी कंपाउंड के एक्वा सॉल्यूशन से करंट पास नहीं होगा तो उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है? समझ आता है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? बट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग, व्हाट डू यू मीन बाय वीक? बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका अल्फा जो होता है वो 1 होता है। अल्फा समझते हैं आप लोग? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हम लोग पहले बात कर चुके हैं ना, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा जो होता है वो कितना होता है बेटा? 1 होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका अल्फा जो होता है दैट इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, हम तो बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग का मतलब विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, ठीक है ना? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच डिसोसिएट्स नेग्लिजिबली, विच डिसोसिएट्स नेग्लिजिबली, ठीक है ना? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो नेग्लिजिबली डिसोसिएट करेगा उसको हम लोग वीक बोलेंगे। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अल्फा जो होता है 1 होता है स्ट्रॉन्ग का, और वीक का क्या होता है बेटा? अल्फा वेरी वेरी मच लेस देन 1 होता है, ठीक है ना? बट एक्चुअल में इनका जो अल्फा होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ये करता है बेटा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। मान लो मेरे पास में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है AB, वो क्या करता है? वो A प्लस और B माइनस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना? A प्लस B माइनस अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो जो रिएक्शन होता है वो हम लोग बोल सकते हैं कि नियरली एक ही डायरेक्शन में जाता है। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट मिल के वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं करता, या करता भी है तो बहुत कम एक्सटेंट में करता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बेटा? ए बी का A प्लस और B माइनस में देना एक रिवर्सिबल जैसा प्रोसेस होता है। A प्लस और B माइनस वापस कंबाइन करके बेटा क्या करते हैं? वो इनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इस वजह से उनका डिसोसिएशन बहुत कम हो पाता है, बहुत कम एक्सटेंट तक हो पाता है। जैसे A प्लस B माइनस डिसोसिएट किया, A प्लस B माइनस बना, वो A प्लस और B माइनस तुरंत कंबाइन करके A भी दे देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग के केस में कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो नियरली 1 रहता है, और वीक का कैसा होता है? वेरी वेरी मच लेस देन 1, ठीक है? समझ गए यहाँ तक का कहानी में क्या बोल रहा हूँ? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो एक्चुअल में हम लोग टॉपिक कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा आयोनिक इक्विलिब्रियम हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो किसका स्टडी करेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग का या वीक का? वीक।
एक्चुअल में वीक का स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उसका स्टडी करेंगे ना। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। स्ट्रॉन्ग को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बेटा। अब ये बताओ कि मान लो हम लोगों के पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा ए बी टाइप, मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों के पास में है ए बी जैसा। बेटा ए बी क्या करता है, वो ए प्लस देता है और बी माइनस प्रोड्यूस करता है। टी टाइम 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सी टी इक्वल्स टू टाइम इक्विलिब्रियम पे बेटा सी में से कितना जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा सी अल्फा, ये कितना बनेगा सी अल्फा। ऐसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन को, हाँ या ना? यस सर। विनीत सैफाली रमा बेटा सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे लिखते हैं ना? यस सर। यस सर। सी इंटू 1 माइनस अल्फा विल गिव यू सी अल्फा एंड सी अल्फा, ऐसा कुछ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आप लोगों से पूछो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के इक्विलिब्रियम, वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एट इक्विलिब्रियम। ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। सी अल्फा इनटू सी अल्फा अपॉन सी इनटू 1 माइनस अल्फा। बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इसका कैसा होगा, वेरी वेरी मच लेस देन 1। तो 1 माइनस अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? अल्फा कैसा होता है, 1 से बहुत छोटा होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 माइनस अल्फा होगा वो नियरली किसके इक्वल होगा 1। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि बेटा हम लोग 1 के सामने से अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये सी से सी कैंसिल हो गया, ये बचेगा सी अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकता हूँ, तो क्या बचा सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा कितना होगा बेटा इसका, के इक्विलिब्रियम अपॉन सी। अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, के अपॉन सी। समझ आया या नहीं? यस सर। अगर तुम लोग डाइल्यूशन करो, डाइल्यूशन करने पे क्या होता है मुझे ये बताओ, डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। कंसंट्रेशन करेगा तो डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, अल्फा क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करता है। ठीक है ना? तो ये समझना डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है ना? अगर तुम लोगों ने बेटा क्या कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा ये बताओ बेटा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन विल टेंड्स टू 0, आया ना? यस सर। अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दोगे तो कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, नियरली 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है ना? यहां तक क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन विल टेंड्स टू 0। कंसंट्रेशन अगर 0 हो जाएगा तो बेटा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल टेंड्स टू इंफिनिटी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कंसंट्रेशन अगर 0 होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन है ना बेटा, 1 अपॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होगा बेटा, अल्फा का इंफिनिटी होने का मतलब मैक्सिमम। अल्फा का इंफिनिटी होने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू ना। यस सर। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक है ना? अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा ना। समझ आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution any weak electrolyte behaves as
behaves as a strong electrolyte. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सा मतलब बेटा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. समझ में आया मैंने क्या बोला? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? 1 होता है. तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है अगर हम लोग डाइल्यूशन कितना कर दें? इनफाइनाइट कर दें तो. ठीक है, समझ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रोसेस को समझने में जो मैंने आपको बताया? ठीक है, कॉपी करें ना आप लोग साथ साथ में? यस सर. ठीक है, अभी सुनो बेटा, तो मैं बातें करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड बेस का बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था अरेनियस का. अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन होता है जल्दी से बताओ आप लोग मुझे, और बेस कौन होता है ये बता दो. अरेनियस का थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होते हैं? एसिड कौन होगा बेटा? जो H+ देता है उसको एसिड बोलते हैं, और बेस कौन होता है? जो OH- देता है उसको बेस बोलते हैं. ठीक है ना? कब देगा बेटा? पानी में जाके. सब लोगों ने पढ़ा ऐसा कहानी 10th क्लास में यही पढ़ते थे. एसिड जो होते हैं इन वाटर H+ आयन रिलीज करते हैं, और बेस जो होते हैं वो OH- रिलीज करते हैं. H+ जो होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H3O+ आयन, जिसको लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते थे. Yes, sir. पर ये कहानी ऐसा है कि इनके अकॉर्डिंग बोला जाए NH3 क्या होता है तो इनको नहीं पता था. इनके अकॉर्डिंग बोला जाए AlCl3 क्या होगा इनको नहीं पता. NH3 कैसा होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, लेकिन इसके पास में OH नेगेटिव नहीं है. ये किस नेचर का होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है, इसके पास में H+ नहीं है. ठीक है ना? क्यों होता है? इनके पास में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था. इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जिनका, और एक बात ये भी कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कंपाउंड, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. इन्होंने बोला एसिडिक नेचर कब लोग चेक कर सकते हैं? इन वाटर. बेसिक नेचर कब चेक करेंगे? इन वाटर. एब्सेंस ऑफ वाटर व्हाट इज द नेचर, इनको नहीं पता था उस चीज के बारे में. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से? ठीक है बड़ा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कौन आया? दूसरा कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेड-लोरी का. ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या बोला बेटा? ब्रोंस्टेड-लोरी ने एसिड और बेस का बेटा कहानी बताई. इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या क्या होते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो बेटा ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड जो होता है, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं. एसिड कौन होगा बेटा? जो प्रोटॉन डोनेट करता है. प्रोटॉन समझते हैं आप लोग? H+. यस सर. बेस कौन होता है बेटा? विच गेन्स प्रोटॉन. कौन मतलब? प्रोटॉन मतलब H+. ठीक है ना? ये कहानी सबको पता है. एसिड कौन होगा? जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस कौन होगा बेटा? जो प्रोटॉन गेन करता है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मतलब जैसे मेरे पास में HCl है, तुम लोग उसका वाटर से रिएक्शन कराओ. वाटर से रिएक्शन करने पे क्या बनता है बेटा? H3O+ प्लस Cl-. तो प्रोटॉन गेन किसने किया बेटा? वाटर ने गेन किया, इस वजह से ये बेस है. इसने डोनेट किया, इस वजह से ये एसिड है. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. अब लोग क्या करो बेटा? वाटर का अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराओ. तो रिएक्शन जो होता है वो होता है क्या? OH- प्लस NH4+. यहाँ पे ये NH4, ये अमोनिया जो है वो कौन है बेटा? ये बेस है, इसने प्रोटॉन गेन किया, और वाटर जो है यहाँ पे एसिड की तरह कर रहा है. तो इन्होंने अमोनिया बेसिक क्यों होता है उसको एक्सप्लेन किया. अमोनिया जो है वो बेसिक क्यों है? इसके पास तो OH नेगेटिव आयन नहीं है ना. तो एक्चुअल में एसिड का थ्योरी दोनों का सेम था. एसिड का थ्योरी इनका और इनका दोनों का सेम ही है ना. एसिड का थ्योरी उन्होंने बोला उसके पास में H+, लेकिन बेस का थ्योरी थोड़ा सा अलग अलग था. इन्होंने भी बोला HCl एसिड होता है, उन्होंने भी बोला HCl एसिड होता है. ये बोलते हैं H2SO4 एसिड होता है, उन्होंने भी बोला H2SO4 एसिड होता है. तो एसिड का थ्योरी दोनों का सेम था,
लेकिन एक फायदा इनका ये भी था कि ही कुड डिफाइन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, है ना। एब्सेंस ऑफ वाटर में भी इन्होंने एसिडिक या बेसिक नेचर को डिफाइन किया। वाटर नहीं होगा तो भी हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर बता सकते हैं। इट इज क्लियर? समझ आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है बेटा। Yes. अब तीसरा जो थ्योरी था ब्रोंस्टेड लोरी के अलावा, थर्ड जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे वो सब लोगों ने इसका थ्योरी के बारे में सुनना हुआ है, लीविस थ्योरी, लीविस कॉन्सेप्ट। लीविस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड बेस के बारे में, शायद सबको आइडिया है। इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बताओ जल्दी से। So acid electron deficient हाँ, और एसिड base electron rich. बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ऐसा ही कुछ रहता है ना। बट यहाँ पे इन्होंने बोला बेस कौन होगा, विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर बेस। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इन्होंने बोला कि जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। एसिड कौन होगा, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो बेस एसिड बोलते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने का आता है, ये कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है ना। बेस कौन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। एसिड्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेस कौन होगा, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है। एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसके लिए मैं ऑर्गेनिक में आपको एक लाइन भी पढ़ाता रहा हूँ, धनी आदमी कैसा होता है, देश का बेस। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, Yes. Yes sir. Yes sir. है ना। धनी आदमी देश का बेस होता है, ये लाइन भी पढ़ाता रहूं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा वो बेसिक होता है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल्स आर एसिड्स। न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेस होते हैं। NH3 जो होगा वो बेस होगा। RO माइनस जो होगा वो बेस होगा। वो H माइनस होता है वो बेसिक नेचर का होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. R प्लस जो होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। AlCl3 जो होता है वो एसिडिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। BF3 जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। समझ गया नहीं समझे ये सब कहानी, समझ गए सर। देखो बेटा हर एसिड का, अगर मेरे पास में एसिड है, मान लो एक वीक एसिड मेरे पास में है, HA टाइप का एक वीक एसिड है, दैट विल गिव यू H प्लस प्लस A माइनस, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। वाटर में जाएगा, H प्लस देगा, A माइनस देगा, और क्या करेगा बेटा, साथ में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ठीक है ना। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है C, तो क्या होगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट विल गिव यू C अल्फा एंड C अल्फा। और क्या मेंटेन करेगा बेटा अपना K मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा। K क्या होता Yes, है, sir. ये आप लोग बोलोगे आयोनाइजेशन, या फिर तुम लोग बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। दिस इज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है ना। Yes, sir. दिस इज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो K होता है। K किसके इक्वल होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। K किसके इक्वल हो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA के इक्वल होगा। समझ आया नहीं आया, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको समझने में। No, sir. H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा No. इनटू C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब देखो C से C गायब हो जाएगा, और क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा कैसा होगा, वेरी वेरी मच लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा को कितना लिख सकते हो लोग, 1 लिख सकते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा,
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक एसिड मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। Yes, sir. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम लोगों को मिलेगा सी अल्फा स्क्वायर, तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं, मेरे पास में अगर कोई वीक बेस होता, वीक बेस के लिए जो के है उसकी जगह क्या लिखूं, अल्फा इज इक्वल टू के बी अपॉन, और केबी क्या होगा बेटा, केबी आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। केबी इज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन तुम लोगों के सामने भी लिखा हूं मैं, के वाला ये पहले भी लिख चुका हूं ना, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन सी, लिखा ही कि नहीं लिखा, जहां पे पढ़ा रहा था ये के इक्विलिब्रियम अपॉन सी, तो के ए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना एसिड के केस में, के बी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ बेस, बार-बार इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे। एक बात याद रखना कि पूरे चैप्टर में आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैं केसी की बात करूंगा, केसी के नाम अलग अलग हो जाएंगे, कहीं पे के, कहीं पे के बी, कहीं पे कुछ ऐसे करके नाम अलग अलग रखेंगे इसके ना, लेकिन रहेगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। समझ आया मैंने क्या बोला? रहेगा वो Yes, sir. कांस्टेंट ही रहने वाला है हर जगह पे, ठीक है ना? अब सुनो बेटा, यहाँ तक का कहानी आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग चैप्टर कहा, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन था जो अब तक मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। अभी हम लोग एक्चुअल में चैप्टर का स्टार्टिंग करने वाले हैं। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहला हेडिंग आप लोग लिखोगे सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस और ब्रैकेट में लिखोगे सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या लिखोगे बेटा, ऑटो प्रोटोलाइसिस और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेल्फ आयोनाइजेशन। आप मुझे एक बार बताओ कि आप लोगों ने प्योर वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर से करंट पास होता है कि नहीं होता? छोटा सा क्वेश्चन सब लोगों से, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से करंट पास होता है नहीं होगा? नहीं होता सर। अर्जुन क्या बोल रहे हो बेटा? प्योर H2O में से नहीं होगा। प्योर में से नहीं होगा, सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। नेहा, विनीत, ये सर नहीं होगा क्योंकि प्योर है। अंकुश, नेहा, उज्जवल, सब लोग बताओ नहीं होता है? सर नहीं होगा। नहीं होगा सर। बेटा प्योर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से करंट पास होता है, ठीक है ना, याद रखना हमेशा। क्या होता है बेटा, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से करंट पास होता है। करंट पास क्यों होता है किसी भी चीज के अंदर से, ये बताओ मुझे। फ्री इलेक्ट्रॉन। Sir, due to presence of ions. आयंस की वजह से होता है, वेरी गुड है ना। अगर किसी के अंदर आयंस होंगे तो करंट पास होगा, और आयंस नहीं होंगे तो करंट पास नहीं होगा, ऐसे ही ना बेटा, है ना। अगर एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास कराने की बात करें तो आयंस फ्री होना चाहिए, और अगर वाटर के पास आयंस हुआ तो करंट मिलेगा, नहीं में हुआ तो नहीं मिलेगा। तो वाटर के पास में आयंस होते कि नहीं होते? बट एक्चुअल में क्या करता है, वाटर एक ऐसा कॉमन हम लोग सॉल्वेंट पढ़ते हैं जो आयोनाइज कर जाता है, जो सेल्फ आयोनाइज कर जाता है। जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन, खुद को आयोनाइज कर लेना। Yes, sir. ऑटो का मतलब भी खुद से ही होता है, सेल्फ से ही होता है, खुद को प्रोटॉन ट्रांसफर कर देना। देखो वाटर के मॉलिक्यूल में होता क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद को सेल्फ आयोनाइज कर जाते हैं। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके H3O+ एंड OH- का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल H+ दे देता है, दूसरा गेन कर लेते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? Yes, sir. यस और क्या करते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। वाटर के साथ में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ऐसा सिर्फ वाटर ही नहीं करता, ऐसा अमोनिया भी करता है। तुम लोग अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स पकड़ लो, एक मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा, H+ डोनेट कर देता है और दूसरा गेन कर लेते हैं, NH4+ एंड NH2- का फॉर्मेशन ये लोग कर लेते हैं। कौन? अमोनिया। NH4+ एंड NH2- बना लेते हैं।
मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अमोनिया का करते हैं बेटा NH4 प्लस एंड NH2 माइनस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वाटर क्या करता है H3O प्लस एंड OH माइनस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं बेटा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं KAP। KAP समझते हैं हम लोग? AP मतलब ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट है, वही सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना? इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसका नाम मैंने क्या रख दिया बेटा? KAP। ऑटो प्रोटोलाइसिस से KAP रख दिया। वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस into concentration of OH minus upon concentration of water square. Yes or no? Yes, sir. वाटर का Yes, sir. वाटर का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहता है बेटा। Yes, sir. KP into concentration of water square will be equals to concentration of H3O plus into concentration of OH minus। देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं KP? Yes, sir. वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट टू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे KW वाटर के लिए। W फॉर वाटर किसकी करो? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है ना बेटा? KW को हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज क्लियर एवरीवन? बट यहाँ तक का कहानी अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे जल्दी से बताओ। जो मैं लिखा हूं अब तक सभी को समझ में आया? KP वगैरह वगैरह जो भी लिख रहा हूं मैं। Yes, sir. रमा, अर्जुन, सिद्धांत, यस सर। नेहा, सभी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये सब? तो KP क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट, और KP इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज KW, जिसको KP ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट और KP इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर पे। सिद्धांत किस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? Temperature. सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे ना, इसके अलावा किसी फैक्टर पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। No. ऐसे ही कहा था टेंपरेचर, वही बात हम लोग कर चुके हैं शायद, है ना बेटा? एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का जो वैल्यू होता है दैट इज 10 टू द पावर -14। कितना होता है बेटा? 10 टू द पावर -14। तो पहले तो ये बताओ तुम लोगों को समझ आया डिस्टिल वाटर के अंदर से करंट पास हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. के अंदर बेटा आयंस होते हैं। देखो वाटर सेल्फ आयोनाइज कर जाता है H+ और OH- में। आयंस होंगे तो करंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? KW कितना होता है? 10 टू द पावर -14 होता है। हाँ अर्जुन, पास करने के बाद आयनाइज होते हैं कि पहले से ही हुए हुए होते हैं? पहले से आयोनाइज हुआ रहता है ये। तो तुम लोग pH निकालते नहीं तो pH तो निकाल पाते। ठीक है सर। तो जो pH 7 पढ़ रहे हो वो यही से आएगा। देखो भी निकालता हूँ ना, वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में भी फिट हो जाएगा। ठीक है? KW is 10 to the power -14। अच्छा बेटा, इसके अंदर जितना कंसंट्रेशन H3O प्लस का होगा उतना कंसंट्रेशन OH माइनस का भी होगा। एक एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. पहले तो मैं बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन H3O प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट 14 डिग्री सेल्सियस इज 10 टू द पावर -14। मैं बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -7। यस और नो? यस सर। रमा समझ आया? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं आता कुछ समझने में? अरे सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बता दो मुझे। यहाँ तक का सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, आप सुनो। ये लिख लिया सब लोगों ने इतना? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब लिखो pH। अब मुझे बताओ pH क्या होता है? Sir, negative log of concentration of H ions. ऐसा ही होता है ना? pH होता है माइनस का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस।
लॉ का बेटा बेस क्या है, बेस 10, ठीक है ना। हम लोग बेस 10 पे ही बात करेंगे पूरा पूरा। पीएच इज माइनस लॉ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है ना, इतना हम लोग पीएच निकालते हैं। पीएच इज माइनस लॉ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। अब ये बताओ मुझे बेटा, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, पीएच इज माइनस लॉग द बेस 10 एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है ना। और एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन क्या होता है बेटा, एक्टिविटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, आया ना, सबको पता है सॉल्यूशन के लिए जो एक्टिविटी होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। पीछे बात Yes, sir. चलो, अगर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कोई भी सॉल्यूशन कैसा है बेटा, न्यूट्रल, मैं बात कर रहा हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या चीजें होंगी। पहले तो न्यूट्रल के लिए कंडीशन क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल कब बोल सकते हैं आप, नेहा, सॉल्यूशन न्यूट्रल कब बोलेंगे आप, कोई भी सॉल्यूशन के न्यूट्रल होने का मतलब तब उसका पीएच तो 14 होगा। पीएच तो 14 होगा। कब बोलेंगे बेटा, जब उसके अंदर H प्लस और OH माइनस इक्वल होगा। एक ही कंडीशन होता है ओनली, सॉल्यूशन के न्यूट्रल होने का मतलब पीएच से कुछ मतलब नहीं बेटा। पीएच 7 न्यूट्रल होता है क्या, क्या पीएच 7 न्यूट्रल होता है? यस सर। एकदम बकवास बात। H प्लस और OH इक्वल होने चाहिए। H प्लस और OH माइनस इक्वल होना चाहिए। पीएच 7 तो एसिडिक भी हो सकता है, आज प्रूफ भी करेंगे। पीएच 7 बेसिक भी हो सकता है, मतलब गलत पढ़ के आए तुम, गलत नहीं पढ़े बेटा, उतना ही था जितना सिलेबस में तुम लोग पढ़ते थे ना उस टाइम पे, तो उतना ही था, उतना ही सफिशिएंट था, ठीक है। न्यूट्रल होने का कंडीशन होता है H प्लस किसके इक्वल होना चाहिए, OH माइनस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना होता है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस इंटू H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, वो कितना होता है 10 टू द पावर But -7. -7 होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? यस सर। तो बेटा पीएच कितना हो जाएगा, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉ 10 टू द पावर -7, पीएच कितना हो गया 7, पीएच 7 न्यूट्रल होता है। कब पीएच 7 कब न्यूट्रल होता है बेटा, जब H प्लस जब और H OH प्लस माइनस इक्वल हो कंसंट्रेशन। सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अच्छा, ओके। टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 7 न्यूट्रल होता है। समझ आया मैं क्या बोला? कोई भी सॉल्यूशन Yes. के एसिडिक होने का कंडीशन क्या है, एसिडिक होने का सिंपल कंडीशन H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से। अगर हम लोग ये सब कहानी 25 डिग्री सेल्सियस से बातें कर रहे हैं तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए 10 टू द पावर -7 से। 10 टू द पावर -7 से ज्यादा होगा मतलब हम लोग मान लेते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर -6, मान लें ज्यादा है ना 10 टू द पावर -7 से -6, यस सर। Yes. जस्ट थोड़ा ज्यादा मान लिया, ठीक है। बड़ा पीएच कितना हो जाएगा, पीएच 6, यानी पीएच कैसा आया बेटा, पीएच आया लेस देन 7। एसिडिक होने का पीएच कितना होता है, 7 से कम। समझ आया मैंने क्या बोला? Yes. अगर कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है तो उसका कंडीशन क्या होगा, तो उसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से कम होगा, इसका मतलब 10 टू द पावर -7 से कम होगा। 10 टू द पावर -7 से कम होगा तो मान लेते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन है वो कितना है 10 टू द पावर -8 है, तो पीएच कितना 8। पीएच कैसा हो गया, ग्रेटर देन 7 बेसिक होता है। सिद्धांत बोल रहे होंगे सर अभी तो गलत बता रहे थे, अब ऐसे बता रहे हैं। पीएच 7 न्यूट्रल बता दिए, पीएच लेस देन 7 एसिडिक बता दिए, मोर देन 7 बेसिक बता दिए। सर समझ लेकिन ये कौन सी कंडीशन पे है, 25 डिग्री 5 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस।
मैं तुम लोगों से बोलूं कि एट 50 डिग्री सेल्सियस pH is equals to 7 will be option A acidic, एसिडिक, option B basic, option C कौन बचा न्यूट्रल, D none of these. बताओ ए वाला सही रहेगा एसिडिक. यस सर, ए एसिडिक। ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच का रेंज क्या होगा? 0 से लेके 14 तक ना? ऐसे होगा कि नहीं होगा? अरे पीएच 0 से 14 ही पढ़े हो ना? पढ़े कि कुछ और पढ़ते थे? ठीक है बेटा, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस बेटा सर 50 सेल्सियस पे. हाँ सर. सर यही पूछो, मतलब एसिडिक कैसे निकालेंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस पे एसिडिक हुआ? बेटा ये बताऊंगा, ये गलत है. एसिडिक तो मतलब बेसिक अच्छा होगा. अच्छा, ओके। इसका आंसर है बी. कैसे निकालेंगे वो समझते हैं. मुझे बताओ कि जो डिसोसिएशन होता है वो एंडोथर्मिक होता है एक्सोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक डिसोसिएशन कैसा होता है बेटा? तोड़ने के लिए हीट चाहिए ना, हड्डियां तोड़ने के लिए घूंसे मारने पड़ेंगे. अच्छा अच्छा, एनर्जी दोगे कि लोगे वापस? तुम किसी को मार भी रहे हो, एनर्जी तुम्हें मिलेगी वहां से, तुम्हारी वेस्ट होगी. तो डिसोसिएशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी, हीट करके तभी तो टूटेगा वो. सर आप किसी से भी हीट दे सकते हैं, वो सनलाइट से हो सकता है, तुम लोग दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हीट देने के. बट सर जैसे हम बोलते हैं ना कि डिसोसिएशन के बाद वो ब्रेक हो गया, ब्रेक तो उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया। तभी तो एनर्जी गेन किया वो. अट्रैक्शन कम अच्छा, करने के लिए तो एनर्जी गेन किया, एनर्जी बढ़ गया ना उसका. हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, सिस्टम ने एनर्जी ले लिया तुमसे, ऐसे ही ना, उसी को तो एंडोथर्मिक बोलते हैं. यस सर। तो डिसोसिएशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. ठीक है ना? एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा बेटा? अल्फा बढ़ेगा. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अल्फा बढ़ेगा तो Kw का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है. एंडोथर्मिक के केस में Kw इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होता है? ज्यादा होता है ना? बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? यस सर। ज्यादा मिलता है. तो मैं बोल सकता हूं कि एट 50 डिग्री सेल्सियस concentration of H plus into concentration of OH minus will be greater than 10 to the power minus 14. ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes or no? यस ज्यादा होगा तो कितना मान ले तुम्हारे हिसाब से? लेट concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 10 to the power minus 12. बड़ा ही है ना इससे. तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कितना आया इसके अंदर से? 10 टू द पावर माइनस 6 आया. और जब तक H प्लस और OH माइनस इक्वल रहेंगे, सॉल्यूशन कैसा रहेगा बेटा? न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो यहाँ पे pH कितना निकल के आएगा? 6, pH 6 कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल, pH 7 कैसा हो गया? बेसिक, न्यूट्रल से ऊपर जाओगे तो बेसिक, नीचे आओगे तो एसिडिक. तो ऐसे याद रखो, pH is inversely proportional to temperature. Yes or no? यस जैसे पहले न्यूट्रल का pH कितना था बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल होने की कंडीशन क्या है? pH 7 होना चाहिए। 7. 50 पे कितनी हो जाएगी? 6।
लेस देन 7 6 एग्जैक्ट नहीं बेटा, लेट करके माने तुक्का लगाए हम लोग। ओके सर। टेम्परेचर बढ़ा दिया, न्यूट्रल का पीएच कम हो गया। तो तुम लोगों से बोलो बेटा कि 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन 7। Yes. और 50 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 7 कैसा हो गया, एसिडिक। एसिडिक। यहाँ पे पीएच 7 कैसा है बेटा, बेसिक है। और यहाँ पे पीएच 7 कैसा है, समझ आ रहा है? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को इसको समझने में? क्लियर है सब कुछ कहानी? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ठीक से? बेटा पीएच जो होता है वो 0 से 14 के बीच में हमेशा वेरी नहीं करता, वो इधर उधर भी वेरी कर सकता है ना। 50 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी जाएगा 14 तक, मैक्सिमम वैल्यू 12 होगा फिर पीएच का। ठीक है, इट इज क्लियर? समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, आगे सर। अब एक बात और सुनो, लिख दिए सब कुछ बेटा? इन जनरल P of any value t is always equals to माइनस का log of t होता है। क्या होता है बेटा? In general P of any value t is always equals to माइनस का log of t। बेटा P of any value t से मतलब क्या है, जैसे मैं लिख रहा था P of h माइनस का log of concentration of H प्लस। मैं बोलूं P of OH क्या होगा तो तुम लोग क्या बोलोगे बेटा, माइनस का log of concentration of OH माइनस। मैं बोलो तुम लोगों से P of K क्या होगा, तुम लोग बोलोगे माइनस का log of K। हाँ या ना? P of KB Yes. क्या होगा, तुम बोलोगे माइनस का log of KB। P of KW क्या होगा, तुम लोग बोलोगे किसके इक्वल होगा, माइनस का log of KW। ऐसा ही कुछ रहेगा ना, Yes. ठीक है ना? तो P of H, P of OH, P of K, P of KB, P of KW किसके इक्वल रहेगा बेटा, माइनस का log of 10 to the power minus 14 that is equals to 14। PKW का वैल्यू बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 14। ठीक है ना? अब एक बात तो सुनो बेटा, अगर टेम्परेचर नहीं गिवन होगा तो बाय डिफॉल्ट आप लोग टेम्परेचर कितना लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप लोग टेम्परेचर को ट्रीट करोगे 25 डिग्री। टेम्परेचर को इधर उधर करके 3 क्वेश्चन पूछ सकता था, वो मैं लिख दिया आप लोगों के सामने इधर जो लिखा हुआ। बाकी अब सब कुछ डील करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, आपको पता है H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल्स टू KW, होता है कि नहीं होता? Yes. Sir. टेकिंग माइनस log टू द बेस 10 बोथ साइड्स। दोनों साइड में बेटा क्या करो, माइनस log टू द बेस 10 लो, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ये मिलेगा माइनस का log ऑफ H प्लस माइनस का log ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस का log ऑफ KW। माइनस का log ऑफ H प्लस को क्या लिख सकते हो बेटा, PH लिख सकते हो कि नहीं? अरे बेटा माइनस का log ऑफ इसको देखो, PH यही है ना, ये POH है, ये PKW है। यस सर। तो इसको लिख सकते हो PH प्लस POH will be equals to PKW, or you can say PH plus POH is equals to 10 to the power minus 14 लेंगे तो उसमें से 14 निकल के आएगा, तो ये होता है 14। ठीक है ना? PH प्लस POH जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 14 के इक्वल होता है। समझ गए कहानी सब कुछ? Yes. Sir. सर ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही है ना? अब कुछ 25 डिग्री सेल्सियस बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा टेम्परेचर ट्रीट करके चलेंगे अब, ओके। 25 25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। ठीक है ना?
समझ गए? यस सर। चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच में सबसे पहला टर्म, लिखोगे स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोटिक एसिड। क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोटिक एसिड। ये मोनोक्रोटिक समझते हो? मोनोक्रोटिक का मतलब क्या होगा? एक H प्लस देता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग मतलब अल्फा जो 1 होगा, है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। जैसे हम लोगों के पास में है HCl, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड पीएच। 10⁻⁻⁴ मोलर HCl हम लोगों के पास में है इसका। इन तीनों का पीएच बताओ। पहले वाले का पीएच कितना होगा अर्जुन? थर्ड वाले का तो पता है सर, वो तो आंसर याद ही है। थर्ड वाले का बताओ तुम। तो 6.96 होता है। सिद्धांत, पहले वाले का पीएच। सर 4। दूसरे वाले का रमा? सर दूसरे वाले का सर सर दूसरे वाले माइनस का में पीएच आ सकता है। 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। दूसरे वाले का दूसरे वाले का 0 और पहले वाले का 4 और तीसरे वाले का बेटा 7 तीसरे वाले का 7 यस सर। 7 नहीं है 6.96 6.96। 6.96। तो इसका पीएच 4 होगा, वो सबको पता है, ठीक है? यस इसका पीएच जो होगा -2 नहीं हो सकता, और इसका पीएच जो होगा वो 7 नहीं हो सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकते, इन सब की बात करेंगे। बट पहला केस तो सभी को क्लियर है। देखो, इसका कैलकुलेशन ऑफ पीएच में केस नंबर 1, अगर कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर लेस देन 10 टू द पावर -7 मोलर, ठीक है ना? उल्टा लिख दिया। बट कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? इससे ज्यादा होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 मोलर होता है। तो पीएच तुम लोग आसानी से निकाल दोगे, सिंपल फॉर्मूला लगा के, पीएच इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एसिड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे केस नंबर 1 में तुम लोग निकाले हो, पीएच क्या होगा? माइनस का लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4। कितना आ जाएगा निकल के? 4 आ जाएगा आसानी से, ठीक है? केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ग्रेटर देन 1 मोलर होता है, कितना होता है बेटा? 1 मोलर से ज्यादा। तो एक बार बताओ मुझे कि प्योर HCl का पीएच कितना होता है? सर 1। प्योर HCl का पीएच होता है 1। कितना होता है बेटा? प्योर HCl का पीएच कितना होता है? 1 हो गया, ठीक है ना? तो क्या इससे कम पीएच हो सकता है? क्या इससे भी ज्यादा एसिडिक हो सकता है HCl? प्योर से भी ज्यादा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो तुम लोग जो 0 आंसर दिए थे वो कैसे दिए? जो लोग -2 दिए वो कैसे दिए? इससे ज्यादा एसिडिक तो कभी हो नहीं सकता बेटा HCl। क्या हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। प्योर HCl का पीएच 1 होता है। जैसे प्योर एसिटिक एसिड का पीएच कितना होता है? 3 के आसपास, 3-4।
यस सर। तो क्या उससे भी ज्यादा कभी पीएच इसका हो सकता है, और उससे भी कम पीएच, क्या उससे भी ज्यादा एसिडिक हो सकता है? एसिडिक एसिड कभी नहीं हो सकता। मतलब यस सर। HCl का पीएच 1 से कम तो कभी नहीं जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बोला? यस Yes, सर। sir. बड़ा एक बात समझना कि अगर किसी भी एसिड का पीएच 1 मोलर से ज्यादा हो तो उस एसिड को आप लोग क्या करोगे बेटा? उसको प्योर एसिड ट्रीट करोगे। क्या एसिड कैसे ट्रीट करोगे बेटा? ठीक है ना, उस एसिड को आप लोग प्योर एसिड ट्रीट करोगे, वही पीएच लिखोगे। तो पीएच इसका 1 इज द करेक्ट आंसर। 10 टू द पावर 2 मोलर मेरे पास में अगर HCl है तो उसका पीएच कितना होगा? 1। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी सोच के बताओ, थोड़ा ठीक से सुनना मैं जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास एक कंटेनर, उसमें वाटर है, 1 लीटर पानी। इसमें तुम लोगों ने क्या किया बेटा, इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं कौन? HCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं इसके अंदर हम लोग? ठीक है ना। आपने इसके अंदर 3-4 ड्रॉप डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? तो पहले पीएच कितना था? 7। अभी कितना हो जाएगा पीएच जंप करके? 3-4 ड्रॉप डालने पे कितना पीएच हो जाएगा अर्जुन? सर अरे 6.9. 6.9 कुछ हो जाएगा सर। 3-4 ड्रॉप डालने पे, 3-4 ड्रॉप का समझ दो तुम लोग। सर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा सर। बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। 2 स्ट्रॉन्ग या 3 हो जाएगा सर। 1 मोल HCl डालने के लिए कितना ग्राम डालना है तुम लोगों को? 36 ग्राम। Yes, sir. 36.5 हाँ सर। 36 ग्राम पे 3-4 ड्रॉप में नहीं जाएगा क्या? चलेगा। हाँ नहीं भी गया, थोड़ा बहुत कम गया हो, 3-4 हो जाएगा सर आधा पीएच। मोल मान लें। हाँ सर। आधे से भी आधा मोल मान लें क्या? 2-4 ग्राम तो डाल दोगे। हाँ Yes, सर। sir. तो पीएच जंप कितना कर जाएगा बेटा? पीएच जंप कर जाएगा 2-3 पे 2-3 पे आ जाएगा सर। एकदम से। 3-4 ड्रॉप डालने हैं। उसके बाद में 3-4 डाल दोगे तो प्योर हो जाएगा। प्योर One हो, हो जाएगा. उसके बाद चेंज नहीं करेगा। Yes, sir. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अरे थोड़ी तुम डालते रहोगे, पीएच चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, सारी जिंदगी चेंज कराते रहोगे। एक लिमिट होगा ना H+ मिलने का इसके अंदर। Yes, sir. यस सर। बहुत माइन्यूट है. जैसे ही एसिड का Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा हो, उसको प्योर ट्रीट करो और उसका पीएच लिखो उसके प्योर जैसा। मैं आप लोगों से बोलूं 10 टू द पावर 2 मोलर मेरे पास में एसिटिक एसिड, इसका पीएच कितना होगा? Sir, इसका 3 हो जाएगा. इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3। अगर ये 3 पीएच वाला है तो, है ना, 3-4 के आसपास। Yes, समझे sir. कि इसका 1 मत लिख देना कि 1 बोला सर ने, 1 ही लिख दिया। उस एसिड का अपना खुद का प्योर का पीएच लिखना है। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? कोई हाँ यस दिक्कत सर। समझने में नहीं है। केस नंबर 3। केस नंबर 3 को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तुम सभी लोगों से, एक एक करके आंसर देना। मैं सबसे पूछूंगा एक एक बार, ठीक है ना? Okay. 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -5 कितना होता है? हरित बताओ जल्दी से। 20. नेहागिरी या कितना होता है? शेफाली 10 to the power -2 ही रहेगा। Sir, 1.003 into 10 to the power -2. तो नेग्लिजिबल चेंज है तो 10 to the power -5 को कट कर देंगे इसके आगे। 10 टू द पावर -2 के सामने 10 टू द पावर -5 होता है। नेग्लिजिबल है। Yes, sir. This is 10 to the power -2. Is this clear? Okay, sir. यस सर। Yes, sir. किसी को माइक से बहुत हो रहा है। 10 to the power -2
10 to the power minus 5 is equals to 10 to the power minus अरे तो माइक बंद करना है क्या? कट रही है सर आपकी, ब्लर हो रही है। बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है ज्यादा। अभी नहीं आ रहा ना, देखो अब नहीं आ रहा। बेटा बंद, हरित के साथ माइक से दिक्कत हो, ठीक है। 10 to the power minus 2 plus 10 to the power minus 5 is equal to 10 to the power minus 2। मैं हटा सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ इस वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं थी ना किसी को नेगलेक्ट करने में, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही बेटा वाटर में तुम लोग जब ऐसे डालोगे तो एक टर्म बेटा, एक इफेक्ट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या लगता है? कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, ठीक है ना बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होते हैं, ऐसा समझो कि बेटा एक मिठाई की दुकान है इधर, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लें, ठीक है। बेटा एक मिठाई की दुकान है, इस मिठाई के पड़ोस में एक सब्जी वाला दुकान खोल दे आके, तो क्या मिठाई वाले पे कुछ फर्क पड़ेगा? नो, नहीं, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में। लेकिन इसके पड़ोस में मिठाई वाला दुकान खोल दे दूसरा आके, मिठाई वाला कौन, मान ले बीकानेर वाला आ गया, ठीक है। तो क्या होगा? बहुत फर्क पड़ेगा। और फर्क पड़ जाएगा किससे फर्क पड़ेगा? ये वाले पे। नॉर्मल वाले पे। नहीं, अच्छी नहीं होगी ऐसे ना, मतलब फर्क कैसे पड़ेगा? जो कमजोर होगा उस पे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। तो इसकी मिठाई बेटा बिकनी कम हो जाएगी, नहीं बिकेगी। तो सेम इज, इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। कुछ कॉमन नहीं था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन कॉमन हुआ तो वीक वाले पे फर्क पड़ा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? HCl को डालोगे फर्क किससे पड़ेगा? वाटर पे। यस सर। यस सर। केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है उसमें। वाटर अगर प्योर होगा तो कितना H+ देता है बेटा? 10 to the power minus 7 मोलर। अगर तुम लोगों ने इसके अंदर HCl डाल दिया, HCl डालने पे मान लो HCl कितना है? 10 to the power minus 2 मोलर। HCl कितना है बेटा? 10 to the power minus 2 मोलर HCl है। 10 to the power minus 2 मोलर HCl तुम लोगों ने इसके अंदर डाला बेटा। तो HCl इतना डालने पे ये बताओ मुझे कि यहां से H+ कितना मिलेगा HCl से? तो 10 to the power minus 2। वाटर से H+ कितना मिलेगा? 10 to the power minus 7। -7। 10 to the power minus 7। यस। यस और नो? रमा समझ में आया? यस सर। क्यों मिलेगा बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। वाटर क्या करता था बेटा? वाटर जो था वो दैट यूज्ड टू गिव H+ एंड OH- और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता था। क्या करता था बेटा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करता था। जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा इसके साथ में तो क्या होगा? अगर तुम लोग इसके अंदर H+ ऐड करोगे तो क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा? बैकवर्ड जाएगा ना। प्रोडक्ट को ऐड करना मतलब बैकवर्ड जाना ना। कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़े? यस सर। यस सर। बैकवर्ड जाएगा, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोल दिया। HCl पे क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसके केस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। इक्विलिब्रियम आता उसके केस में तो उससे फर्क पड़ता। उसके केस में इक्विलिब्रियम आता है कि वाटर के केस में आता है? वाटर के केस में आता है, HCl के केस में आता ही नहीं है। समझ गए मैं क्या बोला? यस। तो एक्चुअल में H+ इससे मिलने वाला और कम हो जाएगा। जितना H+, जितना HCl डालोगे इसके अंदर, ज्यादा HCl डालोगे तो वाटर से मिलने वाला H+ होगा वो कम होता चला जाएगा। तो तुम उससे बोला 10 to the power minus 2 मोलर HCl का pH बताओ। तुम लोगों ने क्या किया? 10 to the power minus 2 तो वाटर से मिला, HCl से मिला H+, वाटर से कितना मिलेगा? मान लेते हैं 10 to the power 9 मिला, तो इसको सॉल्व करके कितना लिख दोगे? और pH का आंसर तुम लोगों ने क्या दे दिया? 2। तो वाटर से H+ तब भी मिलता था, अभी भी मिलेगा। पहले नेग्लिजिबल मिलता था इसलिए हटा देते थे, अब नेग्लिजिबल नहीं मिलेगा, हटा नहीं पाएंगे। अब तुम लोगों ने HCl कितना ऐड किया ये बताओ मुझे? 10 to the power minus 7 मोलर।
अरे हाँ या ना? yes, यस सर Yes, sir. यहाँ से H प्लस कितना मिलेगा? 10 to the power minus 7 तुम लोगों के वाटर बेटा कितना H प्लस देता है? 10 to the power minus 7 10 to the power कम minus देगा ना अभी 10 टू द पावर माइनस 7 से कम देगा ज्यादा देगा? कम देगा। हो सकता है कि यहाँ कम। से 10 टू द पावर माइनस 7 यहाँ से ना 10 टू द पावर माइनस 8 के इसको हटा के 10 टू द पावर माइनस 7 लिख सकते हो? यस सर yes, नहीं sir. लिख सकते। 10 टू द पावर माइनस 7 10 टू द माइनस 8 कुछ छोटा बड़ा वैल्यू है क्या? नहीं सर बहुत कम डिफरेंस है तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, इसको तो नहीं हटा सकते तुम लोग। मतलब अगर तुमने एसिडिक कम डाला है तो वाटर से मिलने वाले H प्लस को ऐड करके आंसर देना पड़ेगा तुम्हें। यस सर। समझे कि नहीं समझे? बट अगर कॉमन केस नंबर 3 में अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लेस देन 10 टू द पावर माइनस 7 होता है या इक्वल होता है उसके, तो तुम लोग क्या करोगे बेटा? टेक वाटर कंट्रीब्यूशन। क्या करोगे बेटा? वाटर कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। वाटर कंट्रीब्यूशन लेने का मतलब समझते हैं आप लोग? वाटर से मिलने वाले H प्लस को भी ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझे कि नहीं समझे? यस सर वाटर से मिलने वाले H प्लस को ऐड करना पड़ेगा तो क्या होगा? 7 से थोड़ा कम आएगा तो बेटा क्या होगा? HCl, और देखो ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, H प्लस प्लस OH माइनस देगा। अरे उल्टा लिख दिए, HCl तो H प्लस देगा ही देगा ना। yes, sir. HCl क्या करेगा बेटा? H प्लस प्लस Cl माइनस देगा। ये कितना है तुम्हारे पास में? 10 टू द पावर माइनस 7। ये कितना हो जाएगा? ये बनेगा 10 टू द पावर माइनस 7, ये बनेगा 10 टू द पावर माइनस 7। साथ में वाटर भी होगा बेटा। वाटर क्या करेगा? वो भी देगा H प्लस एंड OH माइनस। वाटर से H प्लस कितना मिलेगा? पता नहीं, ये पता है तुम्हें? पता है तो बताओ। इसका KW किसके इक्वल होगा बेटा? वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये सब एक ही कंटेनर के अंदर चल रहा है ना बेटा? यस सर। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा डब्बे के अंदर? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा? समझ आया या नहीं आया? हाँ सर आ गया? बट एक KW कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस x इंटू x। सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 7x माइनस 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू, डर लगने लगा होगा? हाँ सर थोड़ा थोड़ा कैसा इक्वेशन बन गया बेटा? क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करोगे और फाइंड करोगे बेटा x फाइंड करोगे तो pH कितना आएगा बेटा? pH विल बी इक्वल्स टू माइनस का लॉग 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस x। इसको जब तक करोगे तब तक पेपर खत्म हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन कर पाओगे तुम लोग। यस सर। तो बेटा क्या करो? pH कितना होता है? अगर कंसंट्रेशन कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 9, उसको याद करके चले जाओ तो क्या दिक्कत है? 196 याद करना आसान है, कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना याद करना। बहुत आसान है, एक्सपर्ट हो याद करने में। बट यहाँ पे जो आता है वो आता है 6.9 के ऑर्डर का, मतलब 96, 97 जो भी आएगा। यहाँ पे आता है pH 6.98 के ऑर्डर का, यहाँ पे आता है pH 6.99 के ऑर्डर का। मतलब pH कितना हो गया बेटा? अगर सिंपल भाषा में बोले pH इज नियर टू 7। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? यस सर। yes, याद करोगे ये सब? तो नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। sir, याद कर कर- लेंगे ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीक एसिड Yes, का sir. कहानी नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। इसको थोड़ा ठीक सर से, कल क्लास है? कल केमिस्ट्री की क्लास है बेटा सेम टाइम पे। ओके सर। ठीक है।